तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब तक हम लोग क्वेश्चन पेपर कोड 1, 2, 3 एंड 4 को कर चुके हैं। हाँ, सभी क्वेश्चन पेपर कोड का अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट किया है, डिस्कस किया है। अभी क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है। तो आज हम लोग जो है से कि क्वेश्चन पेपर कोड 5 करने वाले हैं और क्वेश्चन पेपर कोड 5 को जब डिस्कस कर लेंगे तो टोटल 100 MCQ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर कोड 5 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लाइक यहाँ पर जो फर्स्ट MCQ है और फर्स्ट MCQ क्या है कि हु अमॉन्ग द फ्लोइंग होस्टेड वियना कांग्रेस इन 1815। 1815 जो वियना कांग्रेस हो रहा था, उस वियना कांग्रेस को होस्ट कौन कर रहे थे? चांसलर ड्यूक मेटरनिक, आंस रेनन, विलियम फर्स्ट, ऑटो वन बिस्मार्क। हु वाज होस्टिंग द वियना कांग्रेस दैट वाज हेल्ड इन 1815? याद कीजिए, डेफिनेटली आपको याद होना चाहिए कि दिस कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ऑस्ट्रिया के जो चांसलर ड्यूक मेटरनिक थे, ड्यूक मेटरनिक के द्वारा ये होस्ट किया जा रहा था और वियना कांग्रेस की मीटिंग भी ऑस्ट्रिया में ही हो रहा था। तो इस वजह से भी होस्टिंग इनको दिया गया कि चूंकि ऑस्ट्रिया में ही हो रहा है तो इस वजह से आप क्या करिए, इस कांग्रेस को, इस सम्मेलन को आप होस्ट करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक चीजें क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला गया कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिलीजन इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया। बोला गया कि कौन सा ऐसा रिलीजन है जो इमर्ज कहां से हुआ है? ईस्टर्न इंडिया से, एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शन, और अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन द सिल्क रूट। सिल्क रूट के थ्रू जो है अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है। कौन सा रिलीजन है जो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट से इमर्ज हुआ है और अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहा है सिल्क रूट के थ्रू? तो कौन सा रिलीजन है? हिंदुइज्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, बुद्धिज्म हो गया, अदरवाइज जैनिज्म हो गया। चीजें याद आ रही है आप लोगों को? क्या आप लोगों को चीजें याद आ रही है कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? हिंदुइज्म हो नहीं सकता है, क्रिश्चियनिटी भी यहां नहीं हो सकता है, जैनिज्म भी नहीं हो सकता है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन बुद्धिज्म होगा। बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट से इमर्ज हुआ है और सिल्क रूट के थ्रू वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में स्प्रेड हुआ है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अरेंज द फ्लोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर से यहां पर इवेंट दिए गए हैं और इन इवेंट को क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद यहां से करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं बताए हुए हैं आप लोगों को कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो यहां पर इवेंट दिए गए हैं वो किस डेट में हुआ है उस डेट को लिख लेना है। लाइक फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमिटी। खिलाफत कमिटी कब बना है? तो दिस वाज मेड इन मार्च 1919। खिलाफत कमिटी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब ये अफवाहें फैलने लगी कि खलीफा के पावर को कम कर दिया जाएगा तो खिलाफत कमिटी जो है यहां पर बनाया गया। माने उस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, जो खिलाफत मूवमेंट कहाँ चल रहा था? टर्की में चल रहा था। टर्की में खिलाफत मूवमेंट चल रहा था तो उसको सपोर्ट करने के लिए यहां भी खिलाफत कमेटी बनाया गया। मार्च 1919 में ही बनाया गया है। अली ब्रदर के द्वारा बनाया गया है। अली ब्रदर, शौकत अली और मोहम्मद अली को अली ब्रदर कहते हैं। तो उनके द्वारा मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनाया गया खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। जालियांवाला बाग मैसाकर। जालियांवाला बाग मैसाकर जो है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? तो अप्रैल 1919, 13 अप्रैल। अगर एग्जैक्ट डेट लिखना है तो आप लिख सकते हैं 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है।
बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था, 1928 में चलाया गया था, गुजरात स्टेट में चलाया गया था। ये एक तरह का पीजेंट मूवमेंट था, एक तरह का किसान आंदोलन था। तो ये 1928 में चलाया गया है। नेक्स्ट क्या है, विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कब किया गया है, तो 1922 फरवरी 1922 में, जब चौरी चौरा का जो इंसिडेंट हुआ, तो जब चौरी चौरा का इंसिडेंट गांधी जी को जब पता चलता है तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए, अदरवाइज कॉल ऑफ कर लिए। अब इन सारे इवेंट का डेट हम लोगों को मिल चुका है, अब डेट हम लोगों के पास आ चुका है, तो अब डेट को क्या कर देना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो सबसे पहले जो इवेंट हुआ है, सबसे पहले इवेंट कौन सा हुआ है, तो मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी का बनना, तो इसको नंबर 1 पर रखिए। उसके बाद जो है अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड का होना। उसके बाद 3rd नंबर पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करना, 3rd नंबर पर आपको ये आ गया। और 4th नंबर पर आपका जो है सो क्या आ गया, बारदोली सत्याग्रह। अब जो है आप जो है करेक्ट ऑप्शन को चुन सकते हैं कि कौन सा जो करेक्ट ऑप्शन है जो इस ऑर्डर से जो है सो कि मैच कर रहा है। तो 1, 2, 4 एंड 3, 1, 2, 4 एंड 3, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो यहां पर होगा वो राइट होगा। ठीक है, एक बार फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए और आंसर को आप मैच कर लीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से यहां पर चीजें क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट ऑप्शन को चुनना है फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करने के लिए। इन द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के बिल्कुल बिगनिंग में यहाँ ब्लैंक दिया गया है। अ गर्ल मैरिड इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड रोट एन ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड अमर जीवन। बोला गया कि 19th सेंचुरी के बहुत ही बिगनिंग वाले टाइम पीरियड में एक लड़की है जिसका जो शादी हुआ है ऑर्थोडॉक्स फैमिली में शादी हुआ है, और बाद में वो अपना ऑटोबायोग्राफी लिख रही हैं। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, अमर जीवन। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, अमर जीवन। तो आपको याद होना चाहिए कि राजसुंदरी देवी का शादी हुआ था जो है बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली में, लेकिन फिर वो चुपे चोरी जो है वो चीज़ों को पढ़ने और लिखने के लिए जान जाती हैं, और पढ़ने लिखने जानने के बाद में जो है से कि अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखती हैं, और जिसका नाम क्या था, अमर जीवन। एक्चुअली ये बंगला वर्ड है अमर, अमर का मतलब हमार, जैसे बिहार में कहते हो ना, अब बिहारी टोन के हिसाब से आप क्या समझ सकते हो, हमार जीवन, माने अपने जीवन के बारे में वो लिखती हैं, तो अमर जीवन। पंडिता रमाबाई और यहाँ पर जो ताराबाई शिंदे हैं ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने खासकर अपर कास्ट हिंदू वीमेन के बारे में लिखी हैं। शी रोट अबाउट द अपर कास्ट हिंदू वीमेन। अपर कास्ट हिंदू वीमेन को किस तरह से जो है से कि उनको इग्नोरेंस में रखा जा रहा था, घर का काम कराया जा रहा था, तो उनके बारे में जो है पंडिता रमाबाई और ताराबाई शिंदे लिखने का काम कर रही हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो महिलाओं के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वो उस एक्सप्लॉयटेशन को ये हाईलाइट कर रही हैं। अगर कैलाश वासनी देवी के बात कर लिया जाए तो ये भी यही काम कर रही हैं, लेकिन ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो सी बिलोंग टू द बंगाल, ये बंगाल से बिलोंग करती हैं। और पंडिता रमाबाई और ताराबाई जो शिंदे हैं वो महाराष्ट्र वाले रीजन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, राजसुंदरी देवी, जिन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखा है जिसका नाम क्या है, अमर जीवन। अमर जीवन। मेरे ख्याल से यहां पर चीजें क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, मैच कॉलम 1, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क,
बंधवगढ़ नेशनल पार्क, ये सब जो नेशनल पार्क हैं वो कौन से स्टेट में हैं? तो काजीरंगा के बारे में आप जानते ही होंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पर है? असम में है। और इसके साथ साथ वो किसके लिए फेमस है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क वाज फेमस फॉर द वन हॉर्न राइनासोर्स। देखिए ये राइनासोर्स है जिसका सिंग कितना है? एक होता है। इसके लिए जो फेमस है वो काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है, जो कहाँ पर लोकेटेड है? असम में लोकेटेड है। ओके। उसके बाद अगर जिम कॉर्बेट का बात कर लिया जाए तो जिम कॉर्बेट इज लोकेटेड इन द उत्तराखंड एंड जिम कॉर्बेट इज फेमस फॉर द व्हाट? फेमस फॉर टाइगर। जिम कॉर्बेट जो है टाइगर के लिए फेमस है। लास्ट नंबर ऑफ टाइगर आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में देखने को मिल जाएगा। फिर सुंदरबन की अगर बात कर लिया जाता है, ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। बंधवगढ़ भी जो है वो टाइगर के लिए ही फेमस है। तो ये जो है जिम कॉर्बेट है वो लार्ज नंबर ऑफ टाइगर के लिए फेमस है। सुंदरबन खासकर रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है और बंधवगढ़ भी जो है वो टाइगर के लिए ही फेमस है। कौन से स्टेट में है? तो सुंदरबन तो आपको याद ही होगा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है और बंधवगढ़ जो है वो आपको मध्य प्रदेश में है। तो अब जो हम लोगों ने कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कर दिया है और मैच करने के बाद अब करेक्ट ऑप्शन को चुन लेते हैं। वो 1 का बी कहाँ पर है? यहाँ पर है। 2 का सी, 3 का डी एंड 4 का ए। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। फिर से आप क्वेश्चन देख लीजिए। काजीरंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, काजीरंगा, ये सब फेमस नेशनल पार्क है। इसलिए जो है ये दिया जा रहा है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ओके, यहाँ पर ये इमेज भी है, इस इमेज को भी देख लीजिए। ये वन हॉर्न डायनासोर है, ये आपको है टाइगर हो गया। चलिए अब यहाँ तक कुछ समस्याएं नहीं है मेरे ख्याल से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट बम्बू ड्रिप इरिगेशन, बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है कहां पर प्रीवैलेंट है? प्रीवैलेंट का मतलब बहुत बड़े पैमाने पर जो है ऐसे कि कौन से स्टेट में जो है बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है? तो बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है वो प्रीवैलेंट जो है वो कौन से स्टेट में है? मेघालय में है। दैट इज प्रीवैलेंट इन द मेघालय। ये वाटर रिसोर्स में बिल्कुल लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है, सोर्स बेस्ड टॉपिक है। वहां पर प्रॉपर पिक्चर को दिखाया गया है, ड्रिप इरिगेशन मेथड को वहां एक्सप्लेन भी किया गया है कि ड्रिप इरिगेशन मेथड क्या है और किस तरह से जो है मेघालय में इसको जो है से कि बड़े पैमाने पर जो है वहां पर इरिगेशन के लिए फॉलो किया जाता है। ओके, ये हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर है, 7 नंबर क्या है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट? कौन से स्टेट है जहां पर बॉक्साइट का प्रोडक्शन जो है कि सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है। कौन से स्टेट में बॉक्साइट का प्रोडक्शन हाईएस्ट है? तो बॉक्साइट के लिए जो है उड़ीसा जाना जाता है। बॉक्साइड हो गया या आयरन ओर हो गए, याद रखना है बॉक्साइड और आयरन ओर के मामले में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। ये डेटा भी आपके बुक में दिया हुआ है, बॉक्साइट वाले टॉपिक में दिया हुआ है। तो बॉक्साइड और आयरन ओर के मामले में उड़ीसा हाईएस्ट है। अगर मैग्नीज के रिगार्डिंग देख लिया जाए तो मैग्नीज के रिगार्डिंग जो है मध्य प्रदेश इज द हाईएस्ट मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ओके, अब जो 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। लाइक ए सर्सन रीजन, जैसे सर्सन रीजन क्वेश्चन हुआ करता था वैसे ही क्वेश्चन यहाँ भी है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और फिर जो है दोनों स्टेटमेंट को पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो है यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन में से आपको चुनना है कि कौन सा ऑप्शन सही है।
तो स्टेटमेंट 1 क्या है कि डिवीजन ऑफ पावर इज गुड फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम। डिवीजन ऑफ पावर इज गुड फॉर डेमोक्रेटिक सिस्टम, तो बिल्कुल सही है। पावर का डिवीजन होगा तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। डेफिनेटली इट विल बी गुड फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम। और स्टेटमेंट 2 क्या है, इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। जो कई सारे डिफरेंट सोशल ग्रुप होते हैं जिनके बीच क्या हो सकते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस कॉन्फ्लिक्ट को जो है पावर शेयरिंग के थ्रू, है ना, पावर को अगर डिवाइड करते हो या पावर को शेयर करते हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 भी यहां पर क्या है, सही है। इसके साथ साथ जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, स्टेटमेंट 1 is true, statement 2 is true, and statement 1 and 2 are true, and 2 is the correct explanation of 1। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। सी विल बी द राइट हेयर, ऑप्शन सी विल बी द राइट हेयर। स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी है। इसके साथ साथ जो स्टेटमेंट 2 है स्टेटमेंट 1 को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। चलिए ये चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर जो क्वेश्चन है, 9th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया कि चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर या राइट्स इन इंडिया। भारत में जो लेजिस्लेटिव पावर को या राइट्स को जो डिवाइड किया गया है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन को चुनना है। एक तरफ क्या है, लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड देन रेसिडुअरी सब्जेक्ट, ओके। और दूसरे तरफ आपका क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट। तो पहले भी है इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कराए हुए हैं। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, डिफेंस एंड कॉमर्स। तो डिफेंस तो सही है लेकिन कॉमर्स यहाँ पर सही नहीं है। कॉमर्स इज द पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। कॉमर्स जो है वो किसका पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पार्ट है। तो डिफेंस तो सही है, तो सही है लेकिन कॉमर्स सही नहीं है, इसलिए जो पहला होगा वो क्या होगा, गलत होगा। स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट में क्या है, पुलिस, पुलिस सही है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी सही है। स्टेट लिस्ट में आपको होता है पुलिस होता है, एग्रीकल्चर होता है, देन बताएं ही यहाँ पर कॉमर्स होता है। उसके बाद जो है कि ट्रेड होता है। दीज आर द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। तो ये आपको यहाँ पर क्या हो गया, सही हो गया। आगे भी देख लेते हैं। हालांकि कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट में फॉरेस्ट दिया गया, तो फॉरेस्ट तो सही है लेकिन कम्युनिकेशन सही नहीं है। कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। कम्युनिकेशन किसका पार्ट है, यूनियन लिस्ट का पार्ट है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रेसिडुअरी सब्जेक्ट, तो रेसिडुअरी सब्जेक्ट में क्या दिया गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो सही है लेकिन ट्रेड यहां पर सही नहीं है। ट्रेड इज द पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। और स्टेट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट का जो पार्ट है वो पुलिस और एग्रीकल्चर, आगे भी है कॉमर्स और ट्रेड। ऑप्शन बी को करेक्ट कीजिए। 10th नंबर क्वेश्चन, फिर से देखिए यहां पर क्या बोला गया कि रीड द फ्लोइंग प्रोविजन रिगार्डिंग सेकुलरिज्म। ओ माय गॉड, सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म के रिगार्डिंग जो है आपको क्या करना है, इस प्रोविजन को रीड करना है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। उसके बाद क्या बोला गया कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन को चुनना है। तो सेकुलरिज्म के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इंडियन स्टेट हैज नॉट एडॉप्टेड एनी रिलीजन एज इट्स ऑफिशियल रिलीजन। जो इंडियन स्टेट है, इंडियन स्टेट ने किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन एडॉप्ट नहीं किया है। तो बिल्कुल ही ये स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू हियर, ओके। स्टेटमेंट 2 को पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम टू ऑल सिटीजन्स टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को मेंशन किया गया है कि सारे सिटीजन्स को इस बात को फ्रीडम दी गई है कि वो किसी भी रिलीजन को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट जो है से क्या है, सही है। दैट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है
कि सारे सिटीजन्स अपने मन मुताबिक रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं। सरकार का किसी भी तरह का जो है कि उस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है। थर्ड नंबर स्टेटमेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन टू बी लीगल। बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसी बातें लिखा हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है? किसके बेसिस पर? रिलीजन के बेसिस पर। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखा हुआ है कि जो स्टेट है वो क्या कर सकते हैं? डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं रिलीजन के बेसिस पर? तो बिल्कुल ये बातें लिखा हुआ नहीं है। दिस इज फॉल्स एयर, दिस इज फॉल्स एयर। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति के साथ रिलीजन के बेसिस पर भेदभाव नहीं कर सकता। फोर्थ नंबर, इट गिव्स गवर्नमेंट राइट टू इंटरवेन इन द रिलीजियस मैटर फॉर इंश्योरिंग इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटी। बोला गया कि एक रिलीजन के अंदर बाय द वे अगर किसी कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, तो इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए क्या सरकार इंटरवेन कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। अभी रिसेंट में जो 3 तलाक के जो बिल बनाए गए हैं, तो उसके पीछे का रीजन यही था कि देखिए वो तो इस्लाम का मैटर था, लेकिन ये माना गया कि इस्लाम रिलीजन में जो 3 तलाक का जो प्रोविजन है, तो 3 तलाक के प्रोविजन के थ्रू महिलाओं के साथ जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, उनको जो एक राइट्स मिलना चाहिए वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं। इसलिए सरकार ने क्या किया था? इंटरवेन किया था इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। किसको इंश्योर करने के लिए? इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपको ट्रू हो जाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन को, कौन से ऑप्शन है जहां पर 1, 2 और 4 को करेक्ट बोला गया है। 1, 2 and 4 आर करेक्ट। ऑप्शन बी विल बी द राइट। ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। चीजें क्लियर है? मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखो इधर उधर का बात हमको करने नहीं आता। 100 बात का एक बात है कि ज्यादा हम इधर उधर का बात नहीं करते हैं, टू द पॉइंट जो है चीजों को डिस्कस करते हैं। टू द पॉइंट जो है से कि आप चीजों को सुनिए, समझिए और बोर्ड में अच्छा नंबर लाइए। समझ रहे हैं ना? इधर उधर के बात जो है करने से वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को की ओर बढ़ते हैं। 11th नंबर जो क्वेश्चन है, 11th नंबर क्वेश्चन क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको पढ़िएगा कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेप हैज बीन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। बोला गया कि ये जो स्टेप दिए गए हैं, बोला गया कि इसमें से कौन सा स्टेप जो है जो किसके द्वारा लिया गया है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है। किसको रिफॉर्म करने के लिए? पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी को सुधार करने के लिए। यहां पर कुछ स्टेप दिए गए हैं। अब इसमें से आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा स्टेप इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया गया है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। पूछा जा रहा है इलेक्शन कमीशन। चलिए देखते हैं। अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट डिफेक्शन। क्या इलेक्शन कमीशन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, सुधार किया गया ताकि डिफेक्शन को रोका जाए? डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल। जो लोग दल बदल कर रहे थे उसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया। तो इलेक्शन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर ही नहीं सकता है, तो ये तो पहला ही क्या हो गया? गलत हो गया। ये अमेंडमेंट किसके द्वारा किया गया है? पार्लियामेंट के द्वारा किया गया है। तो दिस स्टेप वाज गोइंग टू बी टेकन बाय द पार्लियामेंट। तो ये डायरेक्ट आपका क्या हो गया? गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंडिडेट विल हैव टू गिव द डिटेल ऑफ क्रिमिनल केसेस ऑन एफिडेविट। क्या बोला गया कि कैंडिडेट को जो है से कि क्रिमिनल केसेस, उसके अगेंस्ट जो जितने भी क्रिमिनल केसेस है उसको डिटेल जो है आपको एफिडेविट के थ्रू इलेक्शन कमीशन को देना होगा। ठीक है, ये स्टेप क्या इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया गया है? दिस स्टेप वाज गोइंग टू बी टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन? नहीं, ये स्टेप जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं लिया गया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये नियम बनाए गए हैं कि जो भी कैंडिडेट
इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं उन सारे कैंडिडेट को क्या करना होगा, क्रिमिनल केसेस का डिटेल देना होगा एफिडेविट के थ्रू। इसके साथ साथ देखिए प्रॉपर्टी का भी जो है से कि क्या करना होगा, डिटेल देना होगा एफिडेविट के थ्रू। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वही है कि कैंडिडेट को डिटेल देना है प्रॉपर्टी का एफिडेविट के थ्रू। ये भी जो स्टेप है वो किसके द्वारा लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है। अब ऑप्शन डी क्या है, इट हैज बीन मेड मैंडेटरी फॉर ऑल पार्टी टू कंडक्ट organizational election and file income tax return. तो this step was going to be taken by the Election Commission of India. ये जो स्टेप है, ये स्टेप जो है किसके द्वारा लिया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है इसका मतलब, तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है। इंटरनल इलेक्शन जो लैकिंग दिखाया जा रहा था कि पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल इलेक्शन नहीं होता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन के लिए कि उसका संगठन का किस तरह से मतलब संगठन कैसे बनना चाहिए। तो जो कोई भी एक जो पार्टी होता है उस पार्टी में जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो कैंडिडेट मिलकर पार्टी लीडर को चुनते हैं। तो ये हुआ ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन का मतलब। इसके साथ साथ हर एक पार्टी को क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। दिस स्टेप या दिस मेजर्स वाज गोइंग टू बी टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो असर्शन और रीजन के बेसिस पर है। असर्शन रीजन बेस्ड कई सारे क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए असर्शन क्या है, सबसे पहले असर्शन को पढ़ लेना है, देन रीजन को पढ़ लेना है। तो असर्शन क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम हैज बीन एडॉप्टेड इन इंडिया। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है, बिल्कुल सही है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम को एडॉप्ट किया गया है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, यूके और यूएसए में जो है से कि टू पार्टी सिस्टम है। तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम एडॉप्ट किया गया, तो दैट इज ट्रू है। रीजन क्या है कि इट इज कैपेबल ऑफ, माने जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो कैपेबल है एकोमोडेटिंग ऑल सोशल एंड जियोग्राफिकल डिफरेंसेस इन इंडिया। भारत में जो सोशल डिफरेंसेस है और जो जियोग्राफिकल डिफरेंसेस है वो सभी को ये क्या कर देता है, एकोमोडेट कर देता है मल्टी पार्टी सिस्टम। तो बिल्कुल सही है। इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम एडॉप्ट किया गया था। तो एडॉप्ट करने का पीछे का रीजन यही था कि इंडिया एक बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप है, जियोग्राफिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम ही है जो इन सभी चीज़ों को अच्छे से क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। इसी बेसिस पर मल्टी पार्टी सिस्टम को इंडिया में एडॉप्ट किया गया था। तो assertion is true here and the reason is true here and the reason is correct explanation of assertion. तो which option will be the right here? Option A will be the right here. चीजें क्लियर है, क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, which one of the following is the scheduled language as per the Constitution of India? कौन सा जो लैंग्वेज है वो शेड्यूल लैंग्वेज है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हम आप लोगों को बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 8 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज को डिक्लेयर किया गया है कि दीज आर द शेड्यूल लैंग्वेज। कितने लैंग्वेज को, 22 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। मतलब कि संवैधानिक रूप से उसको मान्यता दिया गया है। कितने लैंग्वेज को, 22 लैंग्वेज को। तो उसमें से आपको यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन सा यहां पर जो है वो शेड्यूल लैंग्वेज का पार्ट है। तो भोजपुरी, गढ़वाली, नेपाली एंड राजस्थानी। तो एक बार जो है आप शेड्यूल लैंग्वेज को देख लीजिएगा। हालांकि यहां पर हम शो कर देंगे आप लोगों को शेड्यूल लैंग्वेज को कि कौन से जो लैंग्वेज है वो शेड्यूल लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन के। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नेपाली होगा। जिस तरह से हालांकि ऑप्शन दिया है तो आपके मन में एक ख्याल कभी नहीं आएगा कि नेपाली जो है से कि शेड्यूल लैंग्वेज हो सकता है। आपको अगर भोजपुरी पर तो जो है से कि ध्यान नहीं जाएगा कि भोजपुरी नहीं होना चाहिए, लेकिन या तो आपको लगेगा कि गढ़वाली होगा या तो क्या होगा, राजस्थानी होगा। नेपाली लैंग्वेज को तो शेड्यूल लैंग्वेज आप कभी सोच भी नहीं सकते हो।
लेकिन फिर भी नेपाली ही होगा, नेपाली को शेड्यूल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि दो स्टेटमेंट, देखिए असर्शन रीजन बेस्ड टाइप ही है। यहां पर पहले क्या रहता था, असर्शन आता था फिर रीजन आता था। यहां पर क्या है, स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है। ऑप्शन तो सिमिलर है, जैसे असर्शन रीजन में ऑप्शन होते थे वैसे ही ऑप्शन यहां भी है। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। और स्टेटमेंट क्या है कि वीमेन आर नाउ एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू अ वेरियस प्रोफेशन। आज के समय में जो महिलाएं हैं, महिलाएं क्या कर रही हैं, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, अलग अलग प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं। लाइक कि आज के समय में जो महिलाएं हैं डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर हो गया, लॉयर्स हो गए, मैनेजर हो गए, यूनिवर्सिटी टीचर हो गए। तो बिल्कुल सही बात है, महिलाओं का आप एक्टिव जो है ऐसे कि क्या देख रहे हो, कंट्रीब्यूशन देखते हो इस सारे प्रोफेशन में। तो हेयर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, हेयर स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। नाउ व्हाट अबाउट द स्टेटमेंट 2? तो स्टेटमेंट 2 क्या बोला गया कि पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हेल्प टू इंप्रूव द वीमेन्स रोल इन पॉलिटिकल लाइफ। कि जो महिलाओं का जो पब्लिक लाइफ में जो रोल है, वो रोल कैसे जो है से कि इंप्रूव हुआ है, क्योंकि जेंडर डिवीजन को क्या किया गया है, पॉलिटिकली एक्सप्रेस किया गया है। जो फेमिनिस्ट मूवमेंट जिसकी चर्चा सिविक्स के चैप्टर 3 में किया गया है कि वो फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाते हैं, और फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाने का रिजल्ट ये हुआ, मैंने पॉलिटिकली अपने मुद्दा को एक्सप्रेस कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट फिर ये हुआ था कि आज के समय में जो महिलाएं हैं वो कई सारे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर स्टेटमेंट 2 भी क्या है, करेक्ट है। इसके साथ साथ स्टेटमेंट 1 को क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सी विल बी द राइट हियर, ऑप्शन सी विल बी द राइट हियर, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। वीमेन आज के समय जो महिलाएं हैं कई सारे प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर्स, मैनेजर एंड यूनिवर्सिटी टीचर हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने जेंडर डिवीजन को पॉलिटिकली क्या किया है, एक्सप्रेस किया है, पॉलिटिकल मोबिलाइज किए हैं खुद को, ताकि अपने जो उनका जो रोल है पब्लिक लाइफ में उसको क्या कर सके, सुधार सके। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन वन ऑफ अ स्मॉल विलेज, ठीक है, एक स्मॉल विलेज है, अ फार्मर बोरो मनी फ्रॉम द विलेज मनी लेंडर। यहां पर एक जो किसान है वो किसान क्या करता है कि गांव के ही मनी लेंडर से पैसा बोरो करता है, पैसा उधार लेता है एट अ हाई मंथली इंटरेस्ट। मंथली इंटरेस्ट क्या है, हाई है, मंथली इंटरेस्ट पर ले रहा है, वो भी क्या है, हाई है। बट इज नॉट एबल टू रिपे इट बैक, लेकिन उसको वो वापस रिटर्न नहीं कर पाया। जो टाइम डिसाइड किया गया था उस टाइम में जो है ऐसे कि जो पैसा बोरो किया था उसको वापस रिटर्न नहीं कर पाया। ओके, नेक्स्ट आगे क्या हुआ कि ही बोरो इट फ्रॉम अ बैंक। फिर क्या किया कि फिर से पैसा उधार लिया, लेकिन इस बार पैसा उधार कहां से लिया, बैंक से लिया, और यहां पर जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट क्या है, लोअर है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ कि ही अर्न्स एंड पेज बैक टू द लोन व्हाट द मनी लेंडर एंड द बैंक। और उन जो पैसा उसने बैंक से लिया था उन पैसा का यूज करते हुए और ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, और प्रॉफिट अर्न करने के बाद जो लोन है, चाहे मनी लेंडर का लोन हो या बैंक का लोन हो, दोनों लोन को क्या कर दिया, वो पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। अब यहां पर क्या बोला गया, उसके बाद क्वेश्चन यहां पर क्या है, तो सिचुएशन दिया गया। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है कि पहले सिचुएशन दिया जा रहा है और फिर उससे अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बैंक इन दिस क्रेडिट। ये जो क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट सिचुएशन जो हुई है, उस क्रेडिट सिचुएशन में रोल ऑफ बैंक क्या है, बैंक का रोल क्या रहा। तो क्या रोल है, बैंक फैसिलिटेट द डेब्ट ट्रैप सिचुएशन। बैंक ने क्या किया, उसको डेब्ट ट्रैप सिचुएशन को बना दिया। अब जो है कर्ज तले उसको डुबा दिया, तो नहीं, ये तो नहीं है। बैंक तो उसको हेल्प किया, उसने मनी लेंडर के भी जो है लोन को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो बैंक तो डेब्ट ट्रैप के सिचुएशन में नहीं डाला। ओके, बैंक एक्ट एज अ कोऑपरेटिव लेंडर। क्या बैंक जो है कोऑपरेटिव लेंडर के रूप में काम किया है, ठीक है।
तो हाँ ये सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि कौन है जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये तो ठीक है, सही हो सकता है। फिर आगे देख लेते हैं, और इससे और अच्छे से अगर कोई डिस्क्राइब कर रहा होगा तो इसको हम लोग करेक्ट मानेंगे। बैंक सेव द फार्मर फ्रॉम डेब्ट ट्रैप। बैंक ने क्या किया कि उस फार्मर को डेब्ट ट्रैप से बचा लिया, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, इससे ज्यादा सही ये लग रहा है, इससे ज्यादा सही ये लग रहा है। पर नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं। बैंक इंश्योर अ फेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स। बैंक जो है वो इंश्योर कर रहा है कि गुड्स का एक्सचेंज फेयर, ये तो होगा नहीं। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सी होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, बेस्ट कौन है जो बहुत बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है कि बैंक का रोल क्या है। तो सबसे बेस्ट जो डिस्क्राइब कर रहा है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विल बी द राइट है। बैंक ने क्या किया, किसान को डेब्ट ट्रैप के सिचुएशन से बचा लिया। वो कर्ज तले डूब जाता अगर बैंक से पैसा लेकर और ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं करता। चलिए लुक एट द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर को देखना है। अ वर्क बीइंग डन इन द पिक्चर कम्स अंडर विच वन ऑफ द फ्लोइंग इकोनॉमिक सेक्टर। इस पिक्चर को देखिए और इस पिक्चर में जो वर्क हो रहा है, ये जो वर्क हो रहा है, ये वर्क जो है जैसे कि कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टनरी। तो यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो सर्विस सेक्टर से बिलोंग कर रहा है। सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज टर्शियरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर को आप टर्शियरी सेक्टर के भी नाम से जानते हैं। तो हेयर टर्शियरी विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है 70 नंबर क्वेश्चन है। यहां पर देखिए सर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन फिर से आ गए। कई जो क्वेश्चन पेपर कोड ऐसे हैं जहां पर सर्सन रीजन जो है, इसमें तो लगता है कि 3 सर्सन रीजन क्वेश्चन आ चुके हैं, और स्टेटमेंट वाले भी 1-2 आ चुके हैं, 2 शायद स्टेटमेंट वाले भी आ चुके हैं। तो इसमें जो है ये सर्सन रीजन बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है ज्यादा है इस सेट में। ये सर्सन क्या दिया गया है कि रूरल पुअर फैमिली आर स्टिल डिपेंडेड ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। आज के समय में जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, आज भी किस पर डिपेंडेड है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, जब आप पैसा मनी लेंडर से लेते हो, ट्रेडर से लेते हो, रिलेटिव से लेते हो पैसा, तो वो जो है वो क्या है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। तो आज के समय में भी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर डिपेंडेंट होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, बैंक से लोन, उनको बैंक से क्रेडिट कम ही मिल पाता है। तो ये आपका हो जाएगा ट्रू। फॉर ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम बैंक्स, बैंक से अगर लोन ऑब्टेन करना है तो कोलेटरल स्पेशल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगर बैंक से लोन ऑब्टेन करना है तो आपके पास कोलेटरल होना चाहिए और स्पेशल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी बैंक से लोन मिलेगा। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसे आपको बैंक से लोन मिलने वाला नहीं है। तो बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा राइट। ओके, आगे क्या है कि which one of the flowing included in liberalization। कौन है जिसको आप लिबरलाइजेशन में इंक्लूड कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन है, मतलब कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, इंक्लूडेड मतलब कि व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या समझते हो, प्रमोटिंग ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर को प्रमोट करना। ट्रेड बैरियर समझते हैं ना, कि जो ट्रेड को क्या करे, बैरियर करे, ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शन इंपोज करे, तो उसको प्रमोट करना लिबरलाइजेशन का मतलब है। तो बिल्कुल नहीं। रिमूविंग ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर को क्या करना, रिमूव करना, दैट विल बी द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन यही होगा, पर आगे देख लेते हैं। कंट्रोलिंग द अदर कंट्री थ्रू ट्रेड, नहीं अभी नहीं होगा। देन क्या है, इंक्रीजिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड गुड्स, ये भी नहीं होगा। लिबरलाइजेशन, इंडियन इकोनॉमिक एंड ग्लोबलाइजेशन, यहां पर लिबरलाइजेशन की चर्चा की गई है इकोनॉमिक चैप्टर 4। इकोनॉमिक चैप्टर 4 में चर्चा किया गया है कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, कि जो ट्रेड बैरियर है, ट्रेड बैरियर को क्या करना, रिमूव करना, ट्रेड बैरियर को हटाना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन, रिमूविंग ट्रेड बैरियर, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेक्टर है द हाईएस्ट शेयर इन द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग बोला गया कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर का जो क्या बोला गया कि एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग उसमें शेयर ज्यादा है। कौन से सेक्टर जो है सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, अदरवाइज क्वार्टनरी। तो अगर एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग बात कर लिया जाए तो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम लोगों को प्राइमरी सेक्टर से मिलता है, लेकिन अगर प्रोडक्शन के रिगार्डिंग अगर बात करिएगा तब जो है कि आपको क्या आ जाएगा, टर्शियरी सेक्टर आ जाएगा। टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा, अगर जीडीपी में प्रोडक्शन की शेयर की बात कीजिएगा कि जीडीपी में सबसे ज्यादा जो है प्रोडक्शन का शेयर किस सेक्टर का है, तो टर्शियरी का है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में सबसे ज्यादा जो है कि किस सेक्टर का शेयर है, तो दैट विल बी द प्राइमरी सेक्टर। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन एंड देन 20 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद सेट 5 ही जो है कि यहां पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बोला गया कि सेलेक्ट द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो जब आप लोन, बैंक, कोऑपरेटिव से जब आप लोन ले रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, तो उसको फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आपका मनी लेंडर हो गया, ट्रेडर हो गया, रिलेटिव हो गया। अगर यहां से आप पैसा लोन पर ले रहे हैं तो दैट्स कम्स अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो यहां पर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे बैंक हो जाएगा और कोऑपरेटिव हो जाएगा। फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में फर्स्ट और थर्ड को करेक्ट माना गया है, तो ऑप्शन सी, ओनली 1 and 3। एंड हेयर क्वेश्चन पेपर कोड 5 इज इन। क्वेश्चन पेपर कोड 5 ही क्या हो गया, यहां पर खत्म हो गया। अब आप लोगों को एक बेहतर अप्रोच मिल चुका है कि बोर्ड जो है जनरली किस तरह का क्वेश्चन पूछती है। अब बोर्ड में जैसे ही बैठोगे आपको बिल्कुल एक बेहतर अप्रोच है, तो अब जो है इजिली जो है आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो। वंस अगेन I would like to say thank to all of you who are watching this video. Thank you very much.